हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 का नाम है विलयन, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, आज से क्या करने वाले हैं, हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यानी कि पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पिछले चैप्टर के जो बेसिकली क्वेश्चंस थे वो हम साथ साथ में करते गए थे, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। हम उसकी सीरीज अलग से लेके आएंगे, जिसमें हम हर चैप्टर पे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो वो सीरीज हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी मेनली हमारा फोकस थ्योरी पे रहेगा, कॉन्सेप्ट पे रहेगा। प्रैक्टिस पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा फोकस किस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है, चीज़ें क्या होती हैं, थ्योरी आपको याद हो जाए। देन उसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे। आपको कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस लेक्चर को दोस्तों तक शेयर करिए अधिकतम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक, और कमेंट करके बताते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ठीक, इस लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स। एक रूपरेखा बना ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेन टॉपिक्स। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसका जवाब ढूंढेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वगैरह पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, इसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जो बेसिकली आप पढ़ के आए हो कक्षा 11 से, तो उतना ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाना है। आप पढ़ चुके हो तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ हम इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और उसके बाद इसी में पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल विभव। ठीक है, दोनों चीजें देखने में एक जैसी लगती हैं, सुनने में एक जैसी लगती हैं, बट एक जैसी है नहीं। विद्युत वाहक बल थोड़ा अलग होता है और सेल विभव अलग होता है। जब हम समझेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे नष्ट समीकरण पर। नष्ट समीकरण को हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, कैसे ये बना, क्या इसके एप्लीकेशन है, कैसे इससे सवाल आ सकते हैं, वो सब हम पढ़ लेंगे। देन हम चैप्टर के दूसरे पार्ट की ओर चल देंगे, वो है कंडक्टेंस, चालकता। क्या पढ़ेंगे हम?
चालकता। चालकता में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या है, ठीक है, मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता की भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और मोलर चालकता पर ही बेस्ड, ठीक है, जो अनंत तन्यता पर बेस्ड जो मोलर चालकता होती है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। क्या पढ़ेंगे? कोलराउस लॉ, ठीक है। कंडक्टेंस से रिलेटेड ही चीजें रहेंगी। पहले कंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में आपका विशिष्ट चालकता आएगी, मोलर चालकता आएगी, देन उसके बाद कोलराउस का नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस पर, वैद्युत अपघटन। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन जब पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ना होगा आपको फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम, ठीक है। फैराडे के दो नियम हैं, दोनों नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बैटरीज पढ़ेंगे, संचारण पढ़ेंगे और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या एप्लीकेशन है ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आपका डिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले हमें वैद्युत रसायन के बारे में जानना है, फिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना है, फिर सेल के बारे में जानना है, सेल के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ना है, फिर नष्ट समीकरण पढ़ना है, फिर चालकताओं के बारे में पढ़ना है, कोलराउस का नियम पढ़ना है, फिर वैद्युत अपघटन पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद बैटरियों के बारे में जानना है, ठीक है, संचारण के बारे में जानना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन सीखने हैं। क्लियर बात? आई होप यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर की एक टेबल बना लिया करेंगे। जब भी कोई भी चैप्टर शुरू करो तो एक उसका इंडेक्स जरूर बनाओ फर्स्ट पेज पर। इंडेक्स बनाने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, कितना आपने पढ़ लिया है, कितना आपका छूट गया है, ठीक है। सिलेबस वाइज हम इंडेक्स इसलिए लेके आते हैं ताकि चीजें आपके लिए क्या रहें, आसान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वैद्युत रसायन है क्या, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन क्या है, ठीक। पहला सवाल तो यही है, क्या है, क्यों पढ़ना है, ठीक। तो वैद्युत रसायन क्या है? तो वैद्युत रसायन है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप लोग केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारे। आप इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच जो संबंध है, क्या है? विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच जो संबंध है, उस संबंध को समझने के लिए ही हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। समझ में आए बात? क्यों पढ़नी है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, वैद्युत रसायन क्या है? विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंध है। कब विद्युत धारा से रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होंगी या कब रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इन सबको समझने के लिए हमें क्या पढ़ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा कब बनेगी, कैसे बनेगी, और विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होंगी, ठीक है। जैसे सपोज हमने ले लिया H2O और H2O को हमें ब्रेक करना है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो बताइए क्या ये ब्रेक होगा, ठीक है। क्या ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रवर्तित है? नहीं है। तो क्या हमें करना पड़ेगा, इसको विद्युत धारा देनी पड़ेगी। जब विद्युत धारा देनी पड़ेगी, ये क्या है, स्वतः प्रवर्तित नहीं है ये रिएक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगी, इसमें विद्युत धारा देंगे
तो ये फिर क्या हो जाएगी, स्वतः परिवर्तित हो जाएगी और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये टूट जाएगा। तो ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इसमें विद्युत धारा देंगे। या दूसरी बात हम कहें जिंक प्लस में कॉपर डबल पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस में कॉपर। ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस है, स्वतः परिवर्तित है, बिल्कुल है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये अभिक्रिया अपने आप होगी, अपने आप होगी तो यहां से उत्पन्न होगी विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा। ठीक है, जो स्वतः प्रवर्तित रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिडॉक्स होती हैं, उनसे विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं उनको संपन्न कराने के लिए, उन रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, विद्युत धारा देनी पड़ती है। जैसे हमने देखा Na है प्लस Ag पॉजिटिव हो, इससे क्या बने, Ag प्लस Na पॉजिटिव। ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी, तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गई बात। अब इसी का उपयोग किस में करते हैं, सेल्स में करते हैं। तो एक होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, इसको कहते हैं रिडॉक्स सेल। इसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स सेल, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और इसी में क्या करते हैं, स्वतः होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ये किस पे काम करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, जिंक प्लस में कॉपर डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बन गया, जिंक डबल पॉजिटिव बन गया प्लस कॉपर। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये जो जिंक वाला हो जाएगा ये अलग इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जो ये कॉपर वाला हो जाएगा ये अलग इलेक्ट्रोड बन जाएगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रोड बन जाएंगे, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव स्थापित हो जाएगा। जब विभव स्थापित हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगी और उससे हम क्या बनाएंगे, विद्युत धारा। क्या बनाएंगे भाई, विद्युत धारा। बात समझ में आ गई। और दूसरे प्रकार के सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जैसे हमने NaCl लिया, इसमें पानी मिला दिया और हमने कहा क्या बनाना है, NaOH बनाना है। क्या बनाना है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये बनाना है। तो अब ये क्या होगा, ये आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ये क्या नहीं होंगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होंगी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत धारा देनी पड़ेगी। यहाँ पे बाहरी विद्युत स्रोत की आवश्यकता होगी, बाहर से विद्युत धारा देनी पड़ेगी इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। यानी कि इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी होगी, विद्युत धारा आपको देनी पड़ेगी और उसी विद्युत धारा की सहायता से क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फटाफट बताओ भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कब हमारी विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी,
कब रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वोल्टाइक सेल होंगे या गैल्वेनिक सेल होंगे उनमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनेगी, कि विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और ये जो काम करेंगे वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पर काम करेंगे, स्वतः प्रवर्तित रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर काम करेंगे। ठीक है, और दूसरे प्रकार के जो होंगे वो होंगे आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इनमें क्या होगा, इनमें बाहर से विद्युत धारा देनी पड़ेगी। जब बाहर से विद्युत धारा देंगे तो विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। ठीक है, और ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे काम करेगा। क्लियर बात इतनी? तो अगला हमारा टॉपिक रहे है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड। आगे हमें क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोड्स पढ़ने हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आपने पढ़ा है कि ये सेल है, ये क्या है, सेल है। इसमें दो धातु के दो रॉड डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, रॉड डाले जाते हैं। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे, 9 में पढ़ के आए होंगे विद्युत अपघटन, तो आपने देखा होगा इसमें दो रॉड डाले जाते हैं। इसको क्या किया जाता है, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये जो रॉड होते हैं यही कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, विद्युत सुचालक होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ के गैर धात्विक भाग से संपर्क बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? जो ये विद्युत परिपथ है, यहाँ पे जो परिपथ है ये कैसा होगा, मेटालिक होगा, बैटरी वगैरह होगी इसमें। और ये जो परिपथ होगा इसमें क्या होगा, विलयन भरा होगा। क्या बना होगा, विलयन। और विलयन में क्या हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया। विलयन होगा और विलयन में क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैटरी, किससे, बैटरी से या हम कहें धात्विक परिपथ से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो क्या करता है, नॉन मेटालिक पार्ट को किसके साथ, सर्किट के साथ यूज आपका कांटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब आप किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबोते हैं तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगती हैं। ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया, सपोज ये है, ये आपका विलयन है, इसमें आपने ये इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, यहां पर आपने सॉल्यूशन भर दिया। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोड डालोगे और इसको जोड़ोगे, दोनों इलेक्ट्रोडों को, यहां पर क्या होने लगेंगी, केमिकल रिएक्शन होने लगेंगी, केमिकल रिएक्शन होने लगेंगी। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड कुछ स्पेसिफिक कंडक्टर रॉड है, सुचालक धात्विक की छड़ें हैं, धातु की छड़ें हैं, जिनको हम विलयन में डुबोते हैं ताकि विलयन का और विद्युत परिपथ का संपर्क बना रहे। और जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में क्या होने लगती हैं, अभिक्रियाएं होने लगती हैं। ठीक है,
और अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग अभिक्रियाएं होंगी। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोड क्या करता है? परिपथ का विलयन के साथ संपर्क बनाता है। परिपथ किसके साथ संपर्क बनाता है? परिपथ का विलयन के साथ संपर्क बनाता है और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होने के लिए सरफेस प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन कहाँ होगा विलयन में? तो एनोड और कैथोड पर ही होगा, इलेक्ट्रोड्स पर ही होगा। यदि इलेक्ट्रोड्स ना हो, सपोज इलेक्ट्रोड्स ना हो, तो क्या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा? आंसर होगा नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको सरफेस नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री, तो प्रत्येक रिएक्शंस के संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया के पूरे होने के लिए उसके सरफेस की जरूरत होती है, जहां पे एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो वो सरफेस कौन प्रदान कर रहा है? वो इलेक्ट्रोड प्रदान कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पर ही विलयन में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। जब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं ही संपन्न होंगी तभी सेल क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड्स के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स के प्रकार, ठीक है, इसको हम थोड़ा और अलग से भी लें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्ध सेल के प्रकार। इसको आपको अर्ध सेल के प्रकार भी पूछ सकता है। अर्ध सेल के प्रकार, जब हम सेल पढ़ेंगे तो एक होता है कंप्लीट सेल रिएक्शन, एक होती है हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के प्रकार यानी कि अर्ध सेल अभिक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आपको? हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? अर्ध सेल अभिक्रियाएं भी हम लोग साथ साथ में ही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जितने प्रकार के आप इलेक्ट्रोड लेंगे उतने ही प्रकार के उसमें हाफ सेल रिएक्शन कंप्लीट होंगे। तो फिर अलग से हाफ सेल रिएक्शन पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो साथ में हाफ सेल रिएक्शन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, पहला क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, विलयन हमने लिया, सपोज विलयन हमने लिया ZnSO4 का, क्या लिया? तो इसमें रॉड काहे डालेंगे? उसी धातु की डालेंगे। रॉड काहे की डालेंगे? जिंक की। सपोज हमने विलयन लिया CuSO4 का, तो रॉड काहे की डालेंगे? रॉड किस चीज की पड़ेगी भाई? रॉड पड़ेगी कॉपर की। ठीक है, यानी कि ये क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या है? ठीक है, इसमें उसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं जिस धातु के लवण का विलयन होता है। यदि विलयन जिंक सल्फेट का है तो छड़ किसकी लेंगे? जिंक की लेंगे। यदि विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का है तो छड़ कॉपर की लेंगे। अब यदि सपोज ये एनोड पर है, क्या है? एनोड है ये, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक से क्या बन जाएगा? जिंक डबल पॉजिटिव बनेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख लेंगे जिंक, फिर ये हो जाएगा Zn डबल पॉजिटिव, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? और यदि हम इसकी बात करें, यदि ये कैथोड के रूप में यूज कर रहे हैं, कैथोड के रूप में मान लो यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका डबल पॉजिटिव से क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉपर डबल पॉजिटिव। क्लियर बात? यानी कि एनोड होगा, यदि एनोड पर हम पढ़ेंगे तो एनोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो मेटल आयंस बनेंगे, धातु आयन बनेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले मेटल लिखेंगे, जैसे ये लिखा है तो पहले लिखेंगे मेटल, फिर यहाँ पर मेटल आयन,
ठीक है। यदि कैथोड होगा, ठीक, तो कैथोड पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेटल आयन, फिर मेटल। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई। धातु आयन इलेक्ट्रोड क्या है, जिस धातु लवण का विलयन आपने भरा हुआ है उसी धातु का आपने छड़ लटका दें, उसी धातु का छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे तो आपका जो बनेगा इलेक्ट्रोड, ये जो हाफ सेल बनेगा उसको कहेंगे धातु आयन अर्ध सेल या धातु आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है। और जो हाफ सेल रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एनोड पर धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगी, धातु आयन बनाएगी, जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी, धातु आयन से धातु बनेगी। तो यदि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैथोड पर कैसे होगा भाई, कैथोड पर मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में। एनोड पर क्या होगा, मेटल से क्या बन जाएगी, मेटल आयन बन जाएगी। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। धातु आयन इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है वो कह रहा है कि अगला क्या है, अगला है गैस इलेक्ट्रोड। क्या है, गैस इलेक्ट्रोड। तो गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक कोई गैस रिलीज होती है। क्या होती है, गैस इलेक्ट्रोड में हमेशा गैस मुक्त होती है। क्या होती है, गैस मुक्त होती है। और गैस मुक्त होती है तो इसमें धातु ली जाती है, अक्रिय धातु। छड़ किसकी डालेंगे, अक्रिय धातु की डालेंगे छड़। अक्रिय धातु जैसे आपने प्लेटिनम ले ली, किसकी छड़ डालेंगे, प्लेटिनम की। ठीक है। चूंकि गैस विद्युत की कुचालक होती है इसलिए इसमें किसकी छड़ लेते हैं, अक्रिय धातु जैसे प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सपोज मान लो क्या है आपका, एनोड है। क्या है, एनोड। तो एनोड में क्या होगी रिएक्शन, एनोड में आपने पहले तो प्लेटिनम ले लिया या आप रॉड ले लेंगे। प्लेटिनम रॉड जब आप लेंगे तो उसके बाद आप क्या लेंगे, गैस। गैस के बाद आप लिखेंगे H पॉजिटिव, ये जो भी आपकी। ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, एनोड होगा तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। और यदि कैथोड होगा तो कैसे लिखेंगे, कैथोड होगा तो आप पहले लिखेंगे H पॉजिटिव, फिर लिखेंगे H2 और फिर आपका इलेक्ट्रोड। कैथोड होगा तो आप इस प्रकार से आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत बताइए। गैस इलेक्ट्रोड में होता क्या है, दरअसल गैसें मुक्त होती हैं, गैसें रिलीज होती हैं। गैसें रिलीज होती हैं तो गैस का तो आप छड़ बना नहीं सकते, बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो छड़ बनाने के लिए हम ऐसी धातु का प्रयोग करते हैं जो उन गैस से रिएक्ट ना करे, उन धातुओं से क्रिया ना करे। तो हम जाते हैं धातु सक्रियता श्रेणी में, उसमें देखते हैं कि सबसे नीचे जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वो कौन सी है। तो आप पाओगे कि प्लेटिनम है, सोना है, एक सबसे कम क्रियाशील है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सबसे कम क्रियाशील है। तो इसलिए हम प्लेटिनम की छड़ का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। और आपको पता है जब आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो आप क्या करते हैं, रॉड को सबसे बाहर लिखते हैं, उसके बाद गैस को लिखते हैं, उसके बाद आयंस को लिखते हैं। यदि आपने क्या लिया, एनोड लिया, कैथोड लिया तो फिर सबसे बाहर रॉड, फिर गैस, फिर आयंस। इस प्रकार से आप लिख लेते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली ओर। तो अगला आपका जो हाफ सेल टाइप है वो है धातु आविलेय धातु लवण, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट। ठीक है। यानी कि मेटल और प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या बनेगा, धातु लवण का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, धातु लवण का अवक्षेप। क्या बनेगा भाई, धातु लवण का अवक्षेप बनेगा। और ऋण आयन क्या रहेगा, ऋण आयन
कॉमन रहेगा। जो भी हम सॉल्ट ले रहे हैं उसमें ऋण आयन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सिंपल सी बात क्या होता है, इसमें एक ऐसी धातु का प्रयोग करते हैं जो अपने ही ऐसे लवण से ढकी हो जो पानी में नहीं घुलता हो, यानी कि अविलेय हो, और इसे ऐसे विलयन में डुबोया जाता है जिसमें उभयनिष्ठ ऋण आयन हो। क्या हो, उभयनिष्ठ ऋण आयन हो। ठीक है, जैसे हमने लिया एनोड, क्या ले लिया, एनोड लिया हमने। तो एनोड पे सबसे पहले हम क्या ले लिए, रॉड। मान लो हमने इसी को हम ले लें, सिल्वर क्लोराइड को ले लें, तो Ag की रॉड ले ली। उसके बाद क्या होगा, अवक्षेप, तो AgCl का अवक्षेप ले लिया। उसके बाद क्या होगा, Cl नेगेटिव आयंस। और यदि हम इसी को कैथोड के रूप में लिखें तो क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा Cl नेगेटिव और AgCl, और यहाँ क्या हो जाएगा, Ag। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एनोड पर लिखेंगे तो रॉड हमेशा सबसे बाहर की ओर होती है, तो एनोड पर लिखेंगे तो सबसे बाहर की ओर आ जाएगी रॉड, क्योंकि एनोड को हम किस साइड लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और कैथोड को राइट हैंड साइड लिखते हैं। अभी आगे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल या परसों की क्लास में ही। आप परेशान मत होइए, अभी सिर्फ आप इसको समझते जाइए कि करना कैसे है। ठीक है, जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन आ जाते हैं हम चौथे नंबर पर, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। चौथा नंबर आपका क्या है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विलयन की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। जैसे Fe डबल पॉजिटिव से क्या बन जाए, उसी में Fe ट्रिपल पॉजिटिव बन जाए, या फिर Fe ट्रिपल पॉजिटिव से क्या बन जाए, Fe डबल पॉजिटिव बन जाए। तो जब विलयन में किसी धातु की अलग अलग ऑक्सीडेशन अवस्था प्रेजेंट होंगी तो उसमें जो बनेगा इलेक्ट्रोड वो बनेगा रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक अक्रिय रॉड ली जाती है, जैसे प्लेटिनम ले लिया आपने। ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एनोड की बात करें, मान लो हमने प्लेटिनम रॉड ले लिया तो प्लेटिनम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हम लिखते हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यदि हम इसमें लिख रहे हैं तो Fe2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर बीच में जो हमने रॉड लगाते हैं, नहीं लगा के क्या करते हैं, कॉमा करते हैं। ठीक है, यदि कैथोड के रूप में प्रयोग करना है इसको तो क्या हो जाएगा, Fe डबल पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी ऐसे नहीं लिखना है कि कोई पहले ट्रिपल पॉजिटिव लिखना है, यहाँ पे लाइन से ही लिखना है, कोई वो दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। यदि हम सेल का लगा लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा रखो, दोनों प्रकार के आयंस लिखो कॉमा लगा के, और यहाँ पर रॉड लिख दो। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी रॉड होगी वो सबसे पहले, उसके बाद जो भी मेटल आयंस है, रिडॉक्स आयंस है, उन दोनों को लिख देंगे। और उसका ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं, आप पहले किसी को लिख दो, बाद में किसी को लिख दो। बीच में आपको खड़ी लाइन नहीं लगानी है, बीच में आपको कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक ही पदार्थ की दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोड अलग ले रहे हैं, प्लेटिनम का ले रहे हैं, तो ये भाग लेगा नहीं लेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जरिया बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करेगा। ठीक है, देन हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सपोज हमारा ये है एनोड, क्या है, एनोड है, ये क्या है, एनोड है, और एक डब्बा हमने ले लिया, ये क्या है, कैथोड है। हमने इसमें एक रॉड डाली, यहां हमने क्या भर दिया था, यहां हमने भर दिया जिंक
सल्फेट, और यहाँ भर दिया हमने कॉपर सल्फेट। यहाँ हमने डाल दी कॉपर की रॉड, किसकी डाल दी? कॉपर की, और यहाँ रॉड डाल दी जिंक की। तो हम देखेंगे कि इस रॉड पर एक रिएक्शन हो रही है, जिंक से क्या बन रहा है? जिंक डबल पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और इसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे? यहाँ की ओर जाएंगे, ठीक है। और इस पर क्या हो रहा है? कैथोड पर, कैथोड पे क्या होगा? कॉपर डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे? कॉपर बनाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा भाई। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इसी विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। जब कोई मेटल रॉड को क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो अपने आयंस के कारण उसमें क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। किसके कारण? हमने बताया आयंस बनते हैं। जिंक कैसे बना? जिंक डबल पॉजिटिव बना लिया जिंक ने। कॉपर किस में आ गया? कॉपर डबल पॉजिटिव से कॉपर ने क्या बना लिया? कॉपर बना लिए। तो इसके जो आयंस के कारण है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उसके कारण क्या हो गया? वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया, और इसी विभवांतर को क्या कहते रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न है। ज्यादा इतना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। धातु की प्रवृत्ति, ठीक है। धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, ठीक है, या जितनी आसानी से ग्रहण कर लेगी, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है या जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आयनों की सांद्रता क्या है? अब धातु आयन जो बने हुए हैं उनकी सांद्रता जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना वो चेंज हो जाएगा। और इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? नश समीकरण पढ़ते हैं। धातु आयनों की सांद्रता पोटेंशियल डिफरेंस को, वैद्युत विभव को कैसे प्रभावित करती है, हम लोग पढ़ेंगे नश समीकरण में, ठीक है। तापमान, तापमान बढ़ने से आयनों की गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। गतिज ऊर्जा प्रभावित होगी, इलेक्ट्रॉन स्पीड से जा रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चालकों में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव कम हो जाएगा। लेकिन वहीं विलयन में गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो वैद्युत विभव बढ़ जाएगा। यानी कि जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको हम टेम्परेचर के सिस्टम में समझेंगे जब पढ़ेंगे। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम पहले बता दे रहे हैं। हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपका इंटरमीडिएट, जेईई मेंस और नीट के लिए जरूरी है। उससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है केमिस्ट्री में। देन आएगा गैस का दाब। तो गैस का दाब भी इलेक्ट्रोड को प्रभावित, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करता है। गैस कितना रिलीज हो रही है इसके दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। और जितना गैस बनेगी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पर निर्भर करेगा। यानी कि गैस का दाब डायरेक्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोड पर, उनको प्रभावित करेगा। जब उनको प्रभावित करेगा तो वहां से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है, लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है,
आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि विद्युत रसायन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़े इलेक्ट्रोड्स। सबसे जरूरी है आपके इलेक्ट्रोड्स, इसी को कहेंगे हाफ सेल। तो हाफ सेल या इलेक्ट्रोड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी आज की, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।